Hello everyone, welcome to GS Hub Civil Services classes, and this is Anjali. I am selected in 67th BPSC and as a planning officer, and I am here to share my BPSC prelims strategy. So as you can see on the screen that I have cleared 67, 68 and 69th PT, and I have been told by Ritesh sir to share my strategy to you all so that you can also get benefit and include some of my tips in your preparation so that you can also clear the prelims with the utmost ease and comfort. So before starting the video, I like to share some of my backgrounds so that you can articulate better that what is my journey and how did I prepare my cleared my 67th BPSC in just two and a half months. So मैं अपना पहले बैकग्राउंड बता देती हूँ. मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2.5 साल मैंने काम किया था एंड इन जुलाई 2022 आई केम बैक टू पटना माई होम टाउन एंड फ्रॉम अगस्त आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एंड एज यू नो कि 67 BPSC का प्रीलिम्स हमारा था 30 सितंबर को. तो मेरी जो पढ़ाई थी वो स्टार्ट हुई थी 10 अगस्त से 2022. मतलब मैंने फुल फ्लेज प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट किया था. इससे पहले मैंने थोड़ा बहुत मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रखा था बस. तो ये जो पीरियड था 29 सितंबर 2022, इसमें मैंने प्रीलिम्स की पूरी तैयारी करी थी. तो ये वीडियो में सिर्फ मैं अभी प्रीलिम्स का बात करूँगी. आगे जो भी वीडियोज़ आएगी उसमें मैं मेंस का बता दूँगी. एंड ऑल्सो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, तो आपको अगर मेंस का नोट्स चाहिए होगा तो आप वहाँ ज्वाइन कर लेना, या तो मैं रितेश सर को दे दूँगी, वो आपको शेयर कर देंगे. तो प्रीलिम्स में मेरी जो स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि 68 से BPSC में प्रीलिम्स थोड़ा चेंज हुआ है, काफ़ी चेंज हुआ है, नॉट थोड़ा, काफ़ी चेंज हुआ है. 67 तक पुराने पैटर्न तक चल रहा था. लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैंने 67th में ही ऐसे प्रिपरेशन की थी ना कि मुझे 68 में उतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगा, उतना ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं लगी प्रिपरेशन करने की. तो 67th में मैं बताती हूँ कि मैंने क्या किया. तो ये इस वीडियो में हम ये टॉपिक कवर्स करेंगे कि पहला कि प्रिपरेशन में मेरा अप्रोच क्या था, मैंने कौन से बुक्स फॉलो किए, करंट अफेयर्स के लिए क्या किया, PYQ का रोल क्या था, उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट दिया या नहीं दिया, इन्वायरमेंट जो आसपास का इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, एंड डिसिप्लिन द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फैक्टर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी प्रिपरेशन फॉर एनी एग्ज़ाम. सो डिसिप्लिन और टाइम कितना था प्रीलिम्स का. तो प्रीलिम्स का मैंने आपको बता दिया कि मैंने 2 मंथ्स एंड 2.5 मंथ्स ही मैंने प्रीलिम्स के लिए दिए थे. और इससे पहले सिर्फ मेरा मॉडर्न हिस्ट्री, वो भी बहुत ऊपर से कवर था, स्पेक्ट्रम में कभी पलट के देख लिया वही था. सो प्रिपरेशन पहला अप्रोच मैं बताती हूँ कि पहला मेरा अप्रोच क्या था. तो अप्रोच ये था कि मुझे PYQs देखनी है BPSC की. उसके लिए मैंने यूज़ किया था घटना चक्र. इसमें बाकी एग्ज़ाम्स की भी PYQs आ जाती हैं, एज वेल एज एक नैनो की बुक थी मेरे पास. तो उसमें मैंने BPSC के जो PYQs थे इसमें सेग्रीगेटेड फॉर्म में थे, तो ये इससे मैंने PYQs देखा. फिर उसके बाद मैं ये भी क्लियर करती हूँ कि हाँ, PYQs देखने से बहुत टॉपर बोल देते हैं कि हाँ PYQs देख लो, तुम्हें समझ में नहीं आता, समझ में, टू बी ऑनेस्ट. तो आप बस देखो कि आप कंफर्ट हो जाओ कि आपको क्वेश्चन आएगा तो आप घबराओगे नहीं, ठीक है. तो आप PYQs देख लो. और बाकी जो सोर्स जो भी हम लोग फॉलो करते हैं ना, वो कन्वेंशनल ही होता है कि हाँ, हमें सोर्स में हमें पता है कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है, साइंस है, मैथ्स है, एंड थोड़ा बहुत ज्योग्राफी है, इको है. सो हिस्ट्री में आपको भी पता है, सबको पता है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम चाहिए, ठीक है. एंशियंट मिडिवल के लिए ये लूसेंट इनफ है. अगर इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो फिर बाकी कवर नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा वास्ट टॉपिक है, कहीं से भी आ सकता है.
तो ये बहुत ही फैक्चुअल है, लूसेंट ही बहुत बार पढ़ लो, इतना याद कर लो ना कि उसका एक एक पेज याद हो जाए, अच्छे से दिमाग में इमेज छप जाए इस एंशिएंट और मिडिएवल पोर्शन का। पॉलिटी के लिए सबको पता है लक्ष्मीकांत आती है। करंट अफेयर्स के लिए उस टाइम मैंने एडुटेरिया का जो करंट अफेयर्स बुक था, प्लस स्पीडी का बुक था, और प्लस मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, तो वो उससे मेरा कवर हो गया था। बट सिंस ये चेंज हो गया है, अब इससे होने वाला नहीं है 68 बीपीएससी एंड 69 का लिए भी, दोनों आपने पेपर देखा ही होगा। तो इसके लिए अभी के हिसाब से मुझे लगता है कि आपको एक मंथली मैगज़ीन फॉलो करनी चाहिए। तो मंथली मैगज़ीन्स में आप दो है, एक तो विज़न है, इसका हिंदी वर्ज़न भी आता है, इनसाइड भी है। इनसाइड का मुझे श्योर नहीं है कि इसका हिंदी आता है या नहीं आता है, बट आप देख लेना, विज़न भी अच्छा है तो आप ले सकते हो। एक इनसाइड एक विज़न है। मैं पर्सनली मैं विज़न फॉलो करती हूँ। तो मंथली मैगज़ीन अगर आप विज़न फॉलो करोगे, उसमें भी सेलेक्टेड पोर्शन जैसे पॉलिटी हो गया, साइंस टेक हो गया, क्योंकि पॉलिटी से आपको ना वो वाले जो चैप्टर्स है जो आपको लक्ष्मीकांत में यूज़ होंगे, उससे आपको पता चल जाएगा अच्छा ये टॉपिक न्यूज़ में है तो इससे आर्टिकल्स पूछ सकता है। साइंस से टेक हो गया, साइंस और टेक में भी बहुत ही फैक्चुअल ही डेटा टाइप, जैसे आपने देखा कि इस पर लैब डायमंड पूछा 69 बीपीएससी में, तो ये आप अगर विज़न पढ़ के जाते तो आप लाइव डायमंड वाला क्वेश्चन कर लेते। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट से ज़्यादा कुछ नहीं है, बट ठीक है, ऊपर से आप देख सकते हो। हिस्ट्री नहीं पढ़ना इसका, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ सकते हो, क्योंकि इससे पता चलता है कि इंडिया के जो मिशंस हैं या जो टॉप ऑफिशियल्स है, पीएम हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, वहाँ विज़िट कर रहे हैं। तो आप जहाँ विज़िट कर रहे हैं उनके कैपिटल्स हो गए, या उसके अलावा कोई समिट चल रही है, G20 समिट चल रही है, कुछ भी चल रही है, तो उसके मेंबर्स कितने हैं, या कोई और भी इसके इंडिया ने किसी के साथ एसोसिएशन बनाया है, लाइक I2U2 बनाया है, तो उसके मेंबर्स क्या हैं। तो ऐसे ऐसे फैक्चुअल डेटा आपको इस मैगज़ीन से मिल जाएंगे। प्लस इसके साथ मैं अभी भी बोलूँगी कि आप इसके साथ स्पीडी ज़रूर रखना, क्योंकि बीपीएससी जो है यूपीएससी के पास गया है, बट पूरा अभी स्विच नहीं किया है, तो अभी भी फैक्चुअल जो डेटा है उसका इम्पोर्टेंस अभी भी है। तो आप स्पीडी रखना, प्लस एक मंथली मैगज़ीन रखना, इससे आपका कवर हो जाएगा। साइंस के लिए आई वुड से कि इसमें भी दो कैटेगरी हैं टू बी ऑनेस्ट। तो इसका क्या है, एक तो जिनका साइंस बैकग्राउंड है, एक जिनका नहीं है। तो जिनका साइंस बैकग्राउंड है, थोड़े बहुत अच्छे से ही पढ़ते हैं साइंस में बच्चे तो इसमें क्या करना कि आप 11th एंड 12th से स्टार्ट कर देना। चलो इसमें 9th 10th भी जोड़ दो आप, बट इसके लिए आप 6 से कर लेना, 6 to 12 कर लेना। वो भी सेलेक्टेड टॉपिक आप पढ़ो तो सही। आपको ना 6 का पढ़ोगे तो 8 में वो चीज़ रिपीटेड मिलेगी, 8 का पढ़ोगे तो 10th में थोड़ी बहुत और रिपीटेड मिलेगी। उसका एडवांस वर्जन होता है वो, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं भी है तो। इसके अलावा आप क्या करना, घटना चक्र का जो साइंस का आता है MCQs, वो आप ज़रूर कर लेना। तो उससे आपको ना वो पता चलेगा कि आप कैसे, मतलब जो आप पढ़ रहे हो उसका क्वेश्चन तो सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। ये हो गया साइंस के लिए। और इसके अलावा एक लूसेंट की भी साइंस की बुक आती है, तो अलग से उसके अगर आपको वो बहुत हैवी लग रहा है तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि लूसेंट की साइंस की बुक में क्या किया था मैंने, कि मैं 1 घंटा बैठी, सारे पेजेस पलटे, और उसमें क्या देखा कि कौन कौन से टॉपिक्स मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और मैंने क्या किया कि उस टॉपिक्स का फ़ोटो खींचा और एक PDF बना ली। तो ये जितनी, आई थिंक ये काफ़ी मोटी बुक नहीं है, बट आई थिंक 300 पेजेस की तो है। इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया 50 पेजेस की PDF में, जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगे। उसमें बहुत ऐसा दिया हुआ है जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है और बहुत ज़्यादा डीप में है, जो इम्पॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। तो मैंने ऐसा फैक्चुअल वाला पेजेस ना, बस उसका फ़ोटो खींच लिया और उसका मतलब उसको PDF से कैम स्कैनर से उसको PDF में कन्वर्ट कर लिया, उसको मैं रिवाइज़ करते रहती थी। ये हो गया। तो साइंस के लिए बस मैंने इतना ही किया था। फिर मैथ्स तो प्योरली BPSC का PYQ, बस ये बना लो पूरा, लास्ट 5 to 6 ईयर्स का हो जाएगा। और जिनका मैथ में प्रॉब्लम है तो उसके लिए ना आप
जो टॉपिक्स होते हैं मैथ्स में, जैसे आप देख सकते हो कॉस्ट प्रॉफिट वाला, ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला, उसके अलावा आपका वो ट्रेन वाला जो लेंथ वाला होता है, वो वर्क डेज वाला जो प्रॉब्लम्स होती है, फिर उसके अलावा रिलेटिव स्पीड वाला भी है। तो आप ऐसे टॉपिक सेग्रीगेट कर सकते हो। इसके लिए भी बुक्स आने लगी हैं। आई थिंक एडुटेरिया की आती है एक मैथ्स की बुक, बीपीएससी मैथ्स वाली, वो आप ले सकते हो। और इस वाले टॉपिक्स पे ना आपको अगर नहीं समझ में आ रही कि हम कैसे सॉल्व करें, आप फॉर्मूला रट लो। अगर आप 10 क्वेश्चन में से एटलीस्ट आप 5 भी सही कर देते हो, जहाँ पे आपका बहुत कमज़ोर है मैथ्स, तो क्या प्रॉब्लम है, पास तो सही हो जाएगा ना। फॉर्मूला रट लो। और नहीं, अगर बिल्कुल ही अगर लग रहा है कि कर पाते हो, तो बिल्कुल आप टॉपिक वाइज सॉल्व कर लो क्वेश्चंस उसमें से, फिर उसके बाद बीपीएससी के क्वेश्चंस लगा लो। तो मैथ्स अगर आप 10 में से 8-9 सही कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी आई वुड से कि इसमें मैंने क्या किया था कि मैंने जो बिहार के जो ज्योग्राफी होते हैं ना, उस पर काफ़ी फोकस किया था मैंने। तो बिहार ज्योग्राफी में जैसे रिवर्स, सॉइल्स, फिर जो फिजियोग्राफी होता है, फिजिकल डिवीज़न बेसिकली ज्योग्राफी का, बिहार का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, क्या मीड लेंथ है, रिवर्स में तो वही गंगा किससे बढ़ती है, और नॉर्थ बिहार में क्या है, साउथ बिहार में क्या है, फैक्चुअल डेटा सब। इसके लिए आप ये भी कर सकते हो, अगर आपको उसका कंटेंट नहीं मिल रहा है, इम्तियाज़ अहमद सर की बुक आती है हिंदी मीडियम की। इसमें इंग्लिश मीडियम को काफ़ी दिक्कत होती है, मुझे भी हुई थी। तो मैंने क्या किया था ना कि इसमें से ज्योग्राफी का जो पोर्शन था और जो जो इम्पॉर्टेंट मुझे लगते थे, जैसे रिवर्स हो गया, सॉइल्स हो गया, तो मैंने इनके PYQs है बेसिकली, PYQs नहीं है, MCQs है बेसिकली ये। तो आप उसके थ्रू एक बार गो थ्रू कर लो। हिंदी मीडियम को तो प्रॉब्लम नहीं है, तो बैठे बैठे बना दे सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए प्रॉब्लम है कि हमें पढ़ना पड़ता है, फिर थोड़ा सा उसको ट्रांसलेट करके समझना पड़ता है। तो आप क्या करो, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे ना, शॉर्ट नोट्स बना लो उसका। तो आपका जो बिहार ज्योग्राफी है वो पोर्शन तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि जो इंडिया का ज्योग्राफी है, इसके लिए मैंने ना क्या किया था कि मृणाल सर की यूट्यूब पे रास्तानील सोलंकी मैम का वीडियोस लेक्चर है, तो मैंने वो देख लिया था। मतलब बहुत फास्ट देखा था, पूरा देखा भी नहीं था। और मृणाल सर की साइट पे आई थिंक mrunal.org है, उस पर ना उनकी PPTs पड़ी हुई हैं। मैंने वो PPTs गो थ्रू कर ली थी, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की, ना कि सारे। जैसे वही रिवर्स हो गया, हिमालयाज़ हो गया, माउंटेन रेंजेस हो गए, ये सब की PPTs मैंने गो थ्रू कर ली थी। एंड ऑल्सो इसमें जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला भी पार्ट है, तो उसका भी मैम ने बहुत अच्छा सा सेग्रीगेशन करके बनाया हुआ है कि चाइना का अलग है, जापान का अलग है, नॉर्थ अमेरिका का अलग है। तो आप वो सब देख सकते हो। तो बहुत ही सेग्रीगेटेड फॉर्म में पढ़ना होता है। और ये मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये सब पूछता है बीपीएससी, क्योंकि मैंने PYQs देखा था। और अगर आप नहीं भी देख रहे हो, आप स्टार्ट करो कि चलो मैं ज्योग्राफी से स्टार्ट करता हूँ, आपने PYQs नहीं भी देखा है, तो फिर से देखो ना यार। आप लेके बैठो, ये पढ़ रहे हो, फिर आप PYQs देखो, फिर आप ये पढ़ रहे हो, फिर PYQs देखो कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, आप अपने आप को वैलिडेट तो करोगे ना कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो सही पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो ज्योग्राफी के लिए मैंने ये किया था। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए, टू बी ऑनेस्ट, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा ही नहीं है। तो इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो मैं जो मोटे मोटे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते थे ना, वही पढ़ती थी। जैसे बैंकिंग वाला हो गया, ठीक है, बहुत फैक्चुअल पूछता है। और आप लूसेंट के बुक में ही जाओगे, जो मेरे पास येलो कलर वाली वर्जन की बुक है, तो उसमें ना मतलब दिया हुआ है अलग अलग बैंक्स कब कब बनी है, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक कब बनी, NDB कब बनी। तो ऐसा बीपीएससी पूछता है क्वेश्चन, तो मैंने बस उस सब की ईयर्स याद कर ली। उसी तरह जैसे बजट कब आया, जैसे जेंडर बजट बिहार में कब आया, रेलवे बजट को कब हटाया गया, ये सब भी क्वेश्चन पूछ रखा है। तो ये सब आपको लूसेंट में मिल जाएगा। आपको बस ना उसमें से पिक आउट करना है कि आपको पढ़ना क्या है। और ये पता कैसे चलेगा, PYQs अगेन।
तो जब आप खुद से ये करोगे ना, जब आप प्रिपरेशन लाइन में घुसोगे और जब आप खुद से ये करोगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि जो भी टॉपर्स बनते हैं, जिन्होंने क्वालिफाई किया एग्ज़ाम, वो सही बोलते कि PYQs का इम्पोर्टेंस कितना है। बस इसको समझना इम्पॉर्टेंट है कि PYQs को यूज़ कैसे करें और इसको समझे कैसे, उसको रटना नहीं है। बस आप जो भी पढ़ रहे हो उसको PYQ से लिंक करो कि अच्छा जो मैं पढ़ रहा हूँ मैं सही तो पढ़ रहा हूँ ना, मैं कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज तो नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि नहीं लेना है यार। बेसिकली आपको ये फैक्चुअल है, आपको ये क्वालिफाई करना है, आपको मेंस पे भी फोकस करना है। तो अभी जो 70th के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो वो साइड बाय साइड दोनों लेके चले, प्रीलिम्स भी लेके चले और मेंस भी लेके चले, क्योंकि अब प्रीलिम्स करने से और मेंस में रट्टाबाजी करने से तो अब नहीं निकलने वाला BPSC। तो इकोनॉमिक्स के लिए ये हो गया। इसके अलावा बिहार का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया का यूनियन का बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे, ये हो गया। इसके अलावा जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना, नहीं पढ़ रहे तो मंथली मैगजीन तो पढ़ रहे होगे, तो इसमें स्कीम्स अभी क्या क्या लॉन्च हुआ है, क्या हो रहा है। RBI ने कुछ ऐप वगैरह लॉन्च की है या कुछ डिवाइसेस वगैरह लॉन्च की हैं, तो उससे जैसे क्रिप्टो करेंसी पे कुछ रिलेटेड आ गया है, या जो CBCDC वाला जो करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो उस रिलेटेड क्या है, मतलब बस बेसिक चाहिए कि आपको पता रहे कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ा था, तो आप ये पूछ सकते हो, आप ये मतलब आपको ये क्वेश्चन मिलेगा तो आप ये अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर्स, साइंस, मैथ्स, ज्योग्राफी एंड इको। सो ये सारे सोर्सेज मैंने फॉलो किए थे। इसके अलावा मैंने बता दिया कि PYQs का क्या इंपॉर्टेंस है। करंट के लिए मैंने बता दिया कि स्ट्रैटेजी क्या डिफरेंस रहेगी 68 ऑनवर्ड्स, तो आप 78 के लिए भी आप वो ही चीज़ फॉलो करोगे। बुक्स मैंने बता दिया आपको। हाँ, बिहार स्पेशल के आई वुड से कि ज्योग्राफी का तो मैंने बता दिया कि आपको कैसे कवर करना है। बिहार स्पेशल के लिए मैंने 2 बुक फॉलो की थी। एक तो इम्तियाज़ सर की जो MCQ बुक है, बहुत ही मतलब सेग्रीगेटेड एंड कंसाइज फॉर्म में की थी, सब पूरा बुक नहीं पढ़ा था। बेसिकली इसमें मैंने मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा बहुत देखा, जो बिहार स्पेशल है, एंड ज्योग्राफी देखा था। उसके अलावा मैंने क्राउन की बुक यूज़ की थी ज्योग्राफी के ही लिए, और जो उसमें एंशियंट और मिडेवल वाला जो पार्ट है ना, जो सिर्फ बिहार हिस्ट्री का जो पार्ट है वो देखा था। तो बिहार स्पेशल इससे हो जाता है। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बता दिया कि बिहार के बजट और इकोनॉमिक सर्वे, तो इसी में से आपको स्कीम्स भी मिल जाएंगे। बिहार गवर्नमेंट, बिहार सरकार जो स्कीम्स ले रही हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो ये हो गया, सोर्सेज मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा मैं मॉक टेस्ट, यार मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया है, टू बी ऑनेस्ट मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया है। मैंने एक मॉक टेस्ट परचेज़ भी किया था, कुछ सस्ते में, मतलब मार्केट में मुझे मिल गए एक PDF वाली बुक, तो मैंने वो ले ली, बट मैंने उसे कभी दिया ही नहीं। एक मॉक टेस्ट उसमें मैंने दिया होगा। मैं ना बैठती थी BPSC के PYQs को ही लेके और वही सॉल्व करते रहती थी। बार बार देखती थी कि बार बार मैं क्या चीज़ गलत कर रही हूँ, और मैं मोस्टली एंशियंट एंड प्लस मिडेवल हिस्ट्री बहुत गलत करती थी। यही था मेरा। इसके अलावा मैं जो इकोनॉमिक्स का जो मतलब पैटर्न मैं पता करती थी कि इकोनॉमिक्स में कैसे कैसा क्वेश्चन पूछता है, तो इकोनॉमिक्स का पैटर्न बना के मैं उसका ना एक मतलब उसका एक सेग्रीगेट कर ली थी कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो इसमें भी पूछ सकता है। जैसे 66 में आई गेस ये पूछा था कि बिहार का सेंट्रल डिविजनल पूल में कितना परसेंटेज है टैक्स में, ठीक है, टैक्स का कितना परसेंटेज है। तो मुझे ये क्वेश्चन का पैटर्न मिल गया। तो ये पूछ रहा है 2000 जो भी जिस ईयर हुआ था उस टाइम का पूछ रहा था। मैंने क्या कहते हैं 2022 का निकाल के रख लिया था कि कितना है, शायद 10.58% था कुछ। तो इस तरीके से, तो मतलब मैंने क्वेश्चन का फ्रेमिंग ले लिया था इकोनॉमिक्स का कि क्या पूछ सकता है, और उस हिसाब से उस ईयर का करेंट डेटा से उसको अपडेट कर दिया था।
तो मॉक टेस्ट मैं ज़्यादा रिलाई नहीं करती हूँ। आप ले सकते हो, बहुत सारे मॉक टेस्ट आते हैं, कोई भी ले लो, बस उसको अच्छे से फॉलो करो और उसको बनाओ। उसके बाद जो गलत होता है ना उसका नोट्स बना लो, ताकि आप रिवाइज कर सकते हो। आप मॉक टेस्ट तो पलटोगे नहीं बार बार कि हाँ ये गलत है, ये मॉक टेस्ट फिर से देखें। उसी टाइम नोट्स बना लो, लेजी मत हो, नोट्स बना लो। इतना अकम्प्लिस्ड अपने आप को फील मत कराओ कि वो मैंने मॉक टेस्ट दे दिया। बैठो 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जो लगता है, नोट्स बनाओ जो गलत किए हो। आसपास का इन्वायरमेंट, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये 3 स्टेजेस का एग्ज़ाम है। आप पीटी करोगे, फिर मेंस लिखोगे, मेंस करोगे, इंटरव्यू दोगे, फिर फाइनल रिज़ल्ट आएगा आपका। तो आप ना बहुत टाइम लो फील करोगे कि, और मैंने तो जॉब छोड़ा था अपना, तो एक ऊपर से प्रेशर भी था कि जॉब लेना है, क्योंकि मैंने अच्छी खासी अपनी वेल पेड जॉब मैंने छोड़ी थी। तो वो सब का भी था कि हाँ मतलब बाकी सब बोल रहे हैं क्यों छोड़ दिया, इसके लिए छोड़ दिया, होगा कि नहीं होगा, बहुत इसमें प्रोबेबिलिटी कम होती है, ये होती है, काफ़ी बातें होती हैं। तो मैं इसमें यही बोलूँगी कि आपके पास 1 पर्सन भी ऐसा हो ना जो आपको सपोर्ट करे, आपको मोटिवेट करे। जब भी आप लो फील करो तो काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है उस जर्नी में आपको। तो मेरे लिए ऐसे पर्सन, आपको पता ही होगा, रितेश सर हैं। आप लोग को भी काफ़ी मोटिवेट करते थे, मुझे भी इन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया हर स्टेज में, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। मोटिवेट के साथ जो भी स्टडी का गाइडेंस है, मैं इन्हीं के साथ डिस्कस करती थी कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और आप लोग तो इनके स्टूडेंट हो, तो आपको पता ही है कि कितना प्रेशर आप पे डालते हैं कि हाँ आपको ये करना ही है। मुझे अभी भी याद आता है कि मुझे रात में 3 बजे इन्होंने बोला था, क्योंकि मैंने उस दिन का टेस्ट नहीं लिखा था जो मैं डेली लिखती थी मेंस का। तो इन्होंने बोला कि आप 3 बज रहा है तो क्या हो गया, तुम लिख के ही भेजो। तो मैंने इनको लिख के 5 बजे टेस्ट भेजा और तब मैं सोई। तो ये इतने मतलब प्रेशर देते हैं कि हाँ आपको करना ही करना है। तो ऐसा अगर आपके पास सपोर्ट सिस्टम है जो आपके इमोशनली एज वेल एज जो आपकी स्टडी का कॉन्सेप्ट जानता हो, आपके स्टडी का मतलब वो क्या होता है ना, जो नज पॉइंट है वो जानता हो कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है और क्या करवाना चाहिए, तो ऐसे पर्सन को जाने मत देना। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, खुद के लिए वैसे पर्सन बन जाओ और खुद को मोटिवेट करो कि हाँ मैंने सोचा है। और कभी भी सोचने से पहले ना हमेशा 3 स्टेज सोचो कि मुझे ये तीनों स्टेज क्लियर करना है। कभी मत सोचना कि दोस्तों के सामने अपना क्या मतलब ये दिखाने के लिए कि हाँ वो मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया। प्रीलिम्स क्वालिफाई करके क्या करोगे, बस क्वालिफाई कर लिया, फिर मेंस, इंटरव्यू। मेंस तो सबसे इम्पॉर्टेंट है फाइनल रिज़ल्ट के लिए। तो हमेशा तीनों को लेके चलो। मतलब शुरू से जब अगर घुसे हो बीपीएससी के प्रिपरेशन के लिए, शुरू से ही सोचो कि मुझे तीनों करना है, मुझे अपना फाइनल पीडीएफ में नाम चाहिए। मुझे वो मोमेंट आप इमेजिन करो, ड्रीम करो, बैठ के ड्रीम करो कि वो मोमेंट आ गया जब आपने अपने पीडीएफ में अपना नाम देखा और आप खुश हो गए और आपने देखा कि हाँ मेरी इतने महीने की जो मतलब मेहनत थी वो सफल हो गई है। तो हमेशा फाइनल पीडीएफ को परसेप्शन बनाओ, ड्रीम रखो। कभी मत सोचो कि प्रीलिम्स का रिजल्ट क्वालिफाई करना, हमेशा सोचो पूरा फाइनल स्टेज क्वालिफाई करना है। अब यही इंटरनल मोटिवेशन, अब धीरे धीरे आप अपनी टारगेट्स कंप्लीट करोगे ना, आपको खुद इंटरनल मोटिवेशन मिलेगा। एक्सटर्नल की ज़रूरत नहीं है। एक्सटर्नल की ज़रूरत पड़ती है जब आप इमोशनली ब्रेक डाउन होते हो, क्योंकि ना ये थोड़ा लंबा जर्नी है। तो आपको लगता है कि क्या होगा ये, मतलब इस 67 तो इतनी बार रेशेड्यूल हुआ है, तो आई वॉज गेटिंग वेरी एंक्शियस कि क्या होगा मेरे। तो मैंने अभी बताया कि रितेश सर ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था इस चीज़ में। तो एक्सटर्नल लेकिन इसके साथ मेरा डिसिप्लिन था। मुझे लाइब्रेरी के में मैं लाइब्रेरी जाती थी, तो मेरा लाइब्रेरी टाइम कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए। मुझे लाइब्रेरी जाना है, चाहे मैं लो फील कर रही हूँ या अप फील कर रही हूँ। वहाँ जाके मैं देखूँगी कि क्या मैं फील कर रही हूँ। घर से मुझे निकलना है और लाइब्रेरी जाना है, क्योंकि घर पे अगर मैं रह गई तो मैं 1 आवर भी नहीं दे पाऊँगी। अच्छा, अगर लाइब्रेरी जाऊँगी तो वो 4 आवर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो आपको जहाँ पे सुविधा लगता है, बस आपको डिसिप्लिन से अपने टाइम को लेके बैठना है और आपको पढ़ना है, बस यही मैं बोलूँगी। तो अगर आप खुद में आप सेटिस्फाई हो ना कि आप 100% दे रहे हो,
तो आप टू बी ऑनेस्ट मैं ये बोलूँगी कि आप गारंटी आप उस लाइन में हो और आपका होगा सिलेक्शन, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे। तो बस अपने से ऑनेस्ट रहो, अपना जो टाइम टेबल है वो फॉलो करो, अपना डिसिप्लिन मेंटेन करो, आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। प्रीलिम्स क्या, पूरा फाइनल क्लियर होगा। तो आप अपने से ना कभी ये मत सोचो कि मैंने बहुत कर लिया, आप अपने देखो कि मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। आपके पास टॉपर्स कॉपी है, आपके पास इतना अच्छा गाइडलाइन है, आप रितेश सर से पूछो। आपको नहीं समझ में आ रहा, उनको कॉपी दो, उनसे पूछो, या आप रितेश सर से पूछो, वो मुझे कनेक्ट करेंगे तो मैं आपको हेल्प कर दूंगी। बट आप कभी भागो मत कि मैं और इम्प्रूव नहीं कर सकता। बिल्कुल देखो कि आप कहाँ इम्प्रूव कर सकते हो। तो प्रीलिम्स का तो यही स्ट्रैटेजी था मेरा। आगे मैं बता दूंगी मेंस का स्ट्रैटेजी, और मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देती हूँ। आपको अगर मेंस का नोट्स चाहिए होगा आप वहाँ से ले लेना। और इसके अलावा आगे के वीडियोस में मिलते हैं जहाँ मैं प्रीलिम्स का तो मैंने बता दिया, मेंस का मैं स्ट्रैटेजी एंड नोट्स मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे नोट्स मेकिंग करती थी एंड आंसर राइटिंग करती थी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू सून।